अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा तारिक। ज़ियाबीतस क्या बला है में खुश आमदीद। आज का हमारा ये प्रोग्राम जो कि ज़ियाबीतस के ऊपर होता है, लेकिन हम आपको आज ईद के हवाले से कुछ मालूमात देना चाहेंगे। डॉक्टर जावेद इकबाल से कुछ क्वेश्चंस आज हम पूछेंगे कि बकरा ईद है और इस ईद को वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, चचा मियाँ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप लोग भी हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ईद को। तो आज हम इस हवाले से जो है वो बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कि हमें खाने में जो है वो किस तरह से क्या क्या एहतियात करने की ज़रूरत है और क्या बदपरहेज़ी क्या होती है, क्योंकि अमूमन हम लोग बदपरहेज़ी कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो कोई बदपरहेज़ी नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा परहेज़ के साथ मैंने इस ईद को गुजारा, लेकिन असल मायनों में वो होती बदपरहेज़ी ही है। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि बदपरहेज़ी होती क्या है, लेकिन उससे पहले आप सबको जो है वो ईद मुबारक, और आप भी बताइए कि अपनी ईद कैसे गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी और बाकी सारे सुनने वालों को भी ईद मुबारक। थैंक यू सर। सर आपकी ईद कैसी गुजरी है? माशाल्लाह अच्छी गुजरी है। सुबह उठ के नमाज पढ़ी है, फिर बच्चे के साथ जो है रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं, बाकी कुर्बानी की है और इस तरह के कामों में टाइम गुजर गया। अच्छा गुजर है टाइम। ठीक। और आपने क्या गोश्त वगैरह खा लिया कुर्बानी का, जो जैसे गोश्त खा लिया? अच्छा, मुनासिब सा गोश्त खाया। ठीक। तो वैसे आपके घर में क्या खाने में क्या, क्योंकि स्पेशल कुछ बनता है ना ईद वाले दिन, आपके घर क्या बना है आज? मैं तो हमेशा से ये जो है मटन पुलाव का शौकीन रहा हूँ, तो वो मैं तो वही खाता हूँ। बाकी लोग जो हैं वो अपने हिसाब से खाना हिसाब के खा लेते हैं। सही। चलें, अब हम चचा मियाँ से भी पूछते हैं कि चचा मियाँ, पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने ये अपनी हालत कैसी कर ली हुई है, क्या हुआ है? मुझे कह रहे ओ कैमरा। सबको आदाब, छोटों को बहुत बहुत प्यार और बड़ों को खलूस भरा आदाब, और सबको मेरी तरफ से, चचा मियाँ की तरफ से, हम सब की तरफ से दिली ईद मुबारक। जी मिस इकरा। जी चचा मियाँ, बड़ी पट्टी शट्टी हुई हुई है। पट्टी भी है और ये भी है, ये भी लेके फिर चलें, दोनों स्टोरीज आपसे सुनेंगे, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है जो पिछले प्रोग्राम में आपने स्टूडियो से छलांग लगाई थी, उसका तो नहीं है नतीजा? नहीं नहीं नहीं, पिछली दफा जिसके ऊपर गिरा था पट्टियाँ उससे बंधी थी। तो फिर आपको कैसे बन गई? बस मुझे बस कुछ ना पूछिए क्या हुआ। आज ईद का दिन था, मैंने कल एक गाय खरीदी। अच्छा। बड़ी प्यारी गाय थी। अच्छा। मैंने सोचा सुबह उठ के इसको ज़िबा करूँगा। अच्छा। ज़िबा करवाऊँगा। कसाई से पूछा इतने रेट, मैं कहा जितनी तेरी फीस है उतने मैं तो एक होंडा मोटरसाइकिल ले सकता हूँ। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, इसको फिर मैं खुद करूँगा। अच्छा। और फिर मेरे साथ क्या हुआ मिस इकरा, ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएं और देखें उसे। अच्छा, तो इस वीडियो में चचा मियाँ गाय ने आपको टक्कर मार दी, वो भी आपको? ये कैसे हो गया? ओ मिस इकरा, टक्कर मार देती तो कोई बात नहीं थी, इतनी महंगी गाय मुझे टक्कर मार के भाग गई। ओहो, फिर तो आप सदमे में होंगे। सदमे में? मैं सुबह से कभी इधर कभी उधर, ये इसे क्या कहते हैं, टोका और इसको छुरी, ये लेके मैं जगह जगह फिर रहा हूँ, हर जगह उसे तलाश कर रहा हूँ। कोई वो क्या, उसकी कोई हम शक्ल गाय नजर ही नहीं आती, क्या करूँ मैं। ओहो। बस ये मेरी ईद तो ऐसे गुजर रही है। अभी भी मैं उसकी तलाश में था, मैंने कहा आप इधर प्रोग्राम में बुलाया है तो यहाँ पहले मैं नाजरीन को ईद मुबारक कहूँ और फिर मैं उसके पीछे जाऊँगा, इसीलिए आज जल्दी भी आ गए आप स्टूडियो में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस सारी टेंशन में आपकी शुगर लेवल तो अप हो गए होंगे। ये डॉक्टर साहब अब आप बताएंगे कि मेरी शुगर अप हुई है कि डाउन हुई है, लेकिन मुझे ये पता है बस आज यही है कि मेरी गाय भाग गई है।
जैसे कुछ सियासतदान बाहर मुल्क नहीं चले जाते, कोई लंदन चला जाता है, कोई सऊदीया चला जाता है, इस तरह लगता है मेरी गाय भी कहीं किसी दूसरे मुल्क में निकल गई है। लेकिन चचा मियाँ वो तो कहते हैं कि हमें क्यों निकाला, लेकिन आप फिर क्या कहेंगे कि गाय क्यों भाग गई या वो क्यों चली गई? मैं कहता हूँ मेरी गाय क्यों भाग गई भाई। सही जी। डॉक्टर साहब फिर आप इसमें क्या नहीं कहेंगे, क्या इनकी शुगर के ऊपर क्या इफेक्ट आया होगा, क्योंकि ये भी तो एक इनको सब्र शुक्र करना चाहिए। एक तरफ से इनका एक नुकसान ये हो चुका है कि इनकी गाय भाग गई है, तो ऐसा ना हो कि चचा मियाँ की शुगर हाई हो जाए तो रात को इमरजेंसी में जाना पड़े, फिर उस हिसाब से इनके एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं इनको मशवरा दूंगा कि आप गाय की तलाश छोड़ के सब्र शुक्र करके जो है वो नमाज़ें पढ़ें और अपने आप को सुकून मिले। नहीं डॉक्टर साहब, अभी 3 दिन हैं ईद में, आज पहला दिन है, कल है, परसों भी सुबह तक है, तो मैं अभी मुझे पता है मैं उसे तलाश कर लूँगा। आप इस उम्मीद पे जिएंगे कि वो बिल्कुल मिल जाएगी आपको? मैं इस उम्मीद पे हूँ कि मैं उसे तलाश कर लूँगा। और अगर ना मिली तो फिर? बिल्कुल मिलेगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो क्या उम्मीद पे गाय नहीं मिल सकती? लेकिन इसके लिए फिर हमें कोई तैयारी तो पहले से करके रखने की ज़रूरत है ना। अगर गाय ना मिली तो फिर सोचेंगे, फिर कोई पुराना गाना, उदास गाना गाएंगे। चले भी आओ, चले भी आओ, कुछ इस किस्म का गाना जो है वो ढूंढेंगे, सर्च करके ढूंढेंगे और फिर वो ईद के 1 हफ्ता तक गाते रहेंगे। अच्छा चचा मियाँ, इस दुख में आपने कहीं बदपरहेजी तो नहीं कर ली? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता था। जरूर। हाँ, सवाल ये है कि अब वो तो गाय भाग गई ना, छोड़ें उसे, तो अब जो गोश्त इधर उधर से आएगा काफ़ी ज़्यादा आएगा, कितने मेरे जानने वाले हैं, तो जब ये गोश्त इतना ज़्यादा आएगा तो क्या आज ईद के दिन मैं खुल के गोश्त खा सकता हूँ? कोई इससे शुगर में या किसी और शुगर पे तो असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि साल में 1 दिन तो ईद आती है और 1 दिन तो बंदा खुल के खा सकता है। आपको पता है इसीलिए आपकी गाय भी भाग गई, क्योंकि आपने खुल के गोश्त खाना था। मैंने सारी गाय खा जानी थी। तो गाय को पता लगा कि चचा मियाँ सारी गाय तो नहीं खा सकता ना। ये जो चचा मियाँ की बात है, ये इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो जो चचा मियाँ करना चाह रहे हैं उसको मुर्फ़े आम में बदपरहेज़ी भी कहते हैं। और बदपरहेज़ी की 2 अक़साम हैं। एक ये है कि हम खाने पीने की बदपरहेज़ी करते हैं, इसको फिज़िकल बदपरहेज़ी भी कह सकते हैं। और एक बदपरहेज़ी होती है जो हम जज्बाती तौर पे या नफ्सियाती तौर पे बदपरहेज़ी करते हैं। अब जो ये खाने पीने की बदपरहेज़ी है, ये इसकी डेफिनीशन में हर वो चीज़ आ जाएगी जो आपके डाइट प्लान में शामिल नहीं है, और आप उसमें अपनी डाइट प्लान से एक्सेसिव चीज़ें जो हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह कि उनका प्लान बन रहा है कि जितना भी गोश्त आए मैं उसमें से अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा ज़्यादा ही ले लूँ, तो वो इनका प्लान है कि मैं ज़्यादा गोश्त खाऊँ, तो ये भी बदपरहेज़ी के ज़ुमरे में आएगा। जज्बाती बदपरहेज़ी ये है कि जैसे कि ईद का दिन आता है, तो ईद से कुछ दिन पहले ही हमारे लोग जज्बाती तौर पे कई सारे ऐसे काम शुरू कर देते हैं जो कि रूटीन में बाहर के ममालिक में लोग नहीं करते। मसलन आप देख रही होंगी कि दफ्तर से 3-4 दिन पहले से लोग गायब होना शुरू हो गए हैं। ये एक तरह से नफ्सियाती बदपरहेज़ी है कि नफ्सियाती तौर पे पहले से चले गए जी, इससे 4 दिन पहले छुट्टियाँ शुरू कर दी हैं। जो लेबर है उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है। अब ये सारा कुछ जब करके वापस आएंगे तो जब जेब खाली होएगी तो उसकी वजह से जो टेंशनें आएंगी तो उससे उनके शुगर लेवल भी बढ़ेंगे, उनके ब्लड प्रेशर पर भी असर आएगा, और ये सारा जो नफ्सियाती मसाइल हैं ये जन्म लेंगे। अभी कल ही की बात है, मुझे इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत थी, तो मुझे पता चला कि अब तो वो चले गए हैं छुट्टी पे, तो वो ईद के बाद तशरीफ लाएंगे। तो इसका मतलब है कि लोगों ने इससे पहले ही अपने आप को जज्बाती तौर पे लोगों को ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी कि अब तो ईद है जी, हम ईद नहीं करनी, तो ईद के लिए लोग दौड़ना शुरू हो गए। ये एक किस्म की नफ्सियाती बदपरहेज़ी। और फिर कुछ जो है जैसे टाइप 1 डायबिटिक बच्चे वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। ईद पे वो ये सोच लें कि आज तो ईद का दिन है, जैसे हमने स्कूल नहीं जाना वैसे ही हमने इंसुलिन नहीं लगानी, तो उससे ये ख़तरा हो सकता है कि फिर इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो उनको एक ज़ियाबीतस की गशी की कैफियत आ सकती है, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं।
जो कि बहुत ख़तरनाक है, और वो ईद के 3-4 दिनों में फैमिली को काफ़ी सारे मसाइल से दुश्वार कर सकती, प्लस वो जो पेशेंट है टाइप 1 डायबिटीज़ का, अच्छा। उसको खुद की जान को खतरा हो सकता है। तो एक तरह से ईद जो है उसको फिर ख़राब करने वाली बात है अगर हम इस किस्म की नफ्सियाती बदपरहेजियाँ करें। अब जो दूसरी बदपरहेजी जो चचा भी ये करना चाह रहे हैं, गोश्त ज़्यादा खाने से इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं, जो कि पहले भी ज़्यादा ही होंगे। अच्छा। और इसके साथ इनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, और खुदा न खासा अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इनके किसी एक पाँव में जोड़ों में तकलीफ़ हो सकती है। अच्छा। उसकी वजह से एक एमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, और फिर इनकी जो वाइफ है वो इनको ले के बजाय इसकी एक ईद मनाएं, या वो जो गाय इनकी गुम गई है उसकी वापसी का इंतज़ार करें, हो सकता है ये किसी अस्पताल की एमरजेंसी में लैंड करें। अच्छा, एक और चीज़, जैसे आपने कहा कि इनका यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ सकता है, क्या ये हर डायबिटिक पेशेंट का ऐसे ही होता है, या किसी डायबिटिक पेशेंट में नहीं भी बढ़ता कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड? जो रेड मीट का हम इस्तेमाल करते हैं, रेड मीट के साथ एक्सेसिव यूज़ के साथ यूरिक एसिड लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। अगर हम इतदाल का दामन हाथ से छोड़ देंगे तो डेफिनेटली ये दो चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मतलब कि ये फिर मसला पेशेंट में आना शुरू हो जाता है। उन मरीजों में जो किडनी के पेशेंट्स हैं, किडनी डिजीज जिनको इनिशियल स्टेज पे है या दरमियानी स्टेज पे है, उनके अंदर एक्सेसिव जो यूज़ होता है मीट का वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और ये पता कैसे चले कि अच्छा अब मुझे किडनी का भी मसला शुरू हो रहा है? क्या उसमें हम साथ साथ टेस्ट करवाते रहें, या किस तरह से हमें पता चले? जैसे हम डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में लोगों को उनके कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो 3 महीने बाद होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो 6 महीने बाद होते हैं। ठीक है। तो एक टेस्ट माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट होता है जो किडनी की डिजीज़ को बहुत अर्ली डिटेक्ट करता है। तो हम रेगुलरली उनका माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया टेस्ट करवाते रहते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाते रहते हैं। ठीक है। यूरिक एसिड चेक करते रहते हैं, यूरिक क्रिएटिनिन क्लियरेंस चेक करते रहते हैं। तो एक तरह से पेशेंट को पहले से इस लेवल का पता होता है कि ये पेचीदगी मेरे अंदर डायबिटीज़ में है या नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर चेकअप में होते हैं तो उनको इस चीज़ का पहले से पता होता है। और क्या टेस्ट के अलावा कोई इलामात भी जाहिर होती हैं या नहीं, या एकदम से ये टेस्ट में पता? किडनी की डिजीज डेवलप करते हैं उनमें आमतौर पे उनके अंदर खून की कमी, सांस फूलना और उनकी चेहरे पे सोजन होना, खास तौर पर जब वो सुबह उठते हैं उस वक्त चेहरे पे सोजन होना, और शाम के टाइम पे पाँव पे सोजन रहना, और सुबह के टाइम पाँव में सोजन थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि वो सो जाते हैं, डिपेंडेंट पार्ट्स बदल जाते हैं, तो सुबह के टाइम पे चेहरे पे स्वेलिंग हुई होती है। ये सारी ऐसी इलामात हैं जो, या यूरिन का कम आना, ये सारी इलामात ऐसी हैं जो डायबिटीज़ में किडनी डिजीज़ की तरफ इशारा करती है। और हमें जो है वो इन इलामात को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अगर इस तरह की इलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर से जो है वो ज़रूर रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये किसी मसले की ही निशानदेही जो है वो कर रही होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल, ईद का दिन है आज और सब घर में जो है वो मिठाइयाँ भी जो है, क्योंकि ईद के त्यौहार पे जो है वो मिठाइयाँ तो अक्सर लाई जा रही होती हैं घरों में, तो क्या आज के दिन कोई छुट्टी मिल सकती है ज़ियाबीतस के मरीज़ों को कि अच्छा वो थोड़ी सी तो मिठाई खा लें? इससे अगर हम जो हमारे मरीज़ हैं वो अगर अपने मीठे को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें तो आसानी रहती है। एक मीठा वो होता है जो फ्रैंक मीठे की ज़ुमरे में आता है, जो हम खाते हैं तो भी मुंह को भी मीठा लगता है और जिस्म में भी जाके मिठास बढ़ा देता है, यानी कि शुगर लेवल को बढ़ा देता है। सही। इन मीठों में जो फ्रैंक चीनी आ जाती है, शक्कर है, या ये गोल्ड के जो देहातों में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा आम, खजूर, अंगूर, इन चीज़ों का इस्तेमाल है, या ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिनमें काफ़ी अमाउंट में शुगर लेवल भी होता है, उनका इस्तेमाल है। उसके बाद मिठाइयाँ हैं, खास तौर पर जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये सारे मीठों के आते हैं, ये फ्रैंक मीठे आते हैं। तो फ्रैंक मीठों को अगर हम निकाल दें तो दूसरे मीठे बचते हैं फीके मीठे। वो कौन से होते हैं? फीके मीठे होते हैं, ये मुंह को तो मीठे नहीं लगते लेकिन वैसे मीठे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके अंदर, और ये फीके मीठे जिस्म में जाके शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाते, बल्कि ऐसे जज़ब होते हैं और जिस्म के लिए कारआमद साबित होते हैं, जिस्म को तवानाई देने का बायस बनते हैं। अच्छा, क्या ये मिठास इनमें कम होती है? जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ कि आज मैं किसी के घर गई, रिलेटिव्स थे हमारे,
तो उनसे मैं ईद मिलने गई तो उन्होंने ना रखी हुई थी अफ़गानी चॉकलेट, मतलब कि बिल्कुल वो पत्थर टाइप उसकी वो शक्ल थी, और जब मैंने वो खाई तो बिल्कुल उसके अंदर मीठा नहीं था, बिल्कुल मामूली सा जो है वो मीठा था। मुझे बड़ी अच्छी लगी वो चॉकलेट। क्या ये उसमें आते हैं कि जो मिठास जो आपने कहा कि कम हो? मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो रेडीली अब्जॉर्बेबल नहीं है। अच्छा। उन्होंने स्लोली अब्जॉर्ब होना है, इतनी देर में बॉडी ने आगे से इंसुलिन प्रोड्यूस कर लेनी है, बॉडी सेंस कर रही होती है। जब आप कुछ खाने का सोचते हैं तो बॉडी सेंस करना शुरू कर लेती है। तो जब आप इस तरह से कोई चीज़ मीठा कॉम्प्लेक्स मीठा लेते हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, और जैसे अब आप एक सेब लेते हैं छिलके समेत, उसमें फाइबर भी जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जा रहे हैं, ठीक है, उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो उसके मुकाबले में फास्ट नहीं है जैसा कि हम अगर आम खा लेते हैं। तो ये उनकी अब्जॉर्प्शन के टाइम पे भी डिपेंड करता है। इतनी देर में बॉडी में इंसुलिन आ जाएगी और आपकी जो टैबलेट्स हैं वो भी असर कर लेंगी और शुगर लेवल बरकरार रहेगा बॉडी का। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ जिसमें ये एक चपाती भी आ जाती है, अगर आप एक कप के बराबर उबले चावल हैं वो ले सकते हैं, और इसके अलावा ये सब्जियां सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सारे के सारे जो मरीज खा सकते हैं, और ये जितने ये मुनासिब मिकदार में भी खा सकते हैं। तीसरे जो मीठे मैंने बात की थी वो होते हैं जो बिल्कुल फुके होते हैं, उनके अंदर मिठास, वो मुंह को आपके टेस्ट मीठा लगता है लेकिन अंदर उनकी कैलोरीज नहीं होती, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, जैसे कि सैकरीन है, या जैसे कि ये आजकल हम यूज़ करते हैं ये स्प्लेंडा, अच्छा, या कैंडल वगैरह की आपने टैबलेट सुनी होंगी, ये सारी चीज़ें जो है ये 180 टाइम्स मोर स्वीटनर होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल शुगर। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो अभी आपने बताया कि कैंड्रोल और ये सारी जो आपने कहा कि जिन इनको आपने नाम दिया था फुक्के मीठे आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कहते हैं, ठीक है, मिठास सही। अच्छा, इनसे तो मैंने सुना है कि कुछ पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि वो हम कैंड्रोल वगैरह इस्तेमाल कर जब से शुरू किए तो मेरे तो घुटनों में टांगों में दर्द रहना शुरू हो गया, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्या ये वाकई में ऐसा है या बस ये एक गलत फहमी है? आर्टिफिशियल स्वीटनर के हक में नहीं बात कर रहा, लेकिन अगर आपको बहुत ही तलब महसूस हो रही हो और ईद का दिन है तो आप समझें कि भाई कुछ ना कुछ तो मीठा हो ही जाए, ठीक है, तो ये एक इस किस्म की सिचुएशन में इनका सहारा लिया जा सकता है, और इतनी एक आधी डोज से उनके साथ प्रॉब्लम्स नहीं आते। उनके लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं जो जिनके बारे में पहले बात कर चुके हैं आपके प्रोग्राम में। जी जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया मीठे के हवाले से मिठाइयाँ जो मैं एक सवाल करना चाहता था आपसे, वो आप वो अफगानी चॉकलेट साथ लाई? नहीं, वो मैं किसी के घर गई थी ना चचा तो एक आधी ले आनी थी, आपको पता चचा नहीं आए इधर में छोड़े आप पुलाव बनवा के तो उसमें सैलेड वगैरह वही अब यही करना पड़ेगा, अब अफगानी पुलाव ही खाना पड़ेगा। चले फिर सही, फिर जाऊंगी तो फिर ले आऊंगी। ठीक है ठीक है। डाइट के वाले से मीठे में बात हुई तो फिर साथ दो तीन और कंस्टिट्यूएंट्स पे भी बात कर ली जाए। एक है फैट और एक है प्रोटीन। तो चूँकि ईद के मौके पे इन दोनों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। जब मीट आप लेंगे तो प्रोटीन है और उसमें जो ऑयल डलेगा और घी डलेगा, ये सारा आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग मीट वगैरह ऐसे नहीं यूज़ करते, उसके साथ तल के और अपना डबो के घी जो है उसके अंदर फुल के यूज, जैसे इसमें नमकीन गोश्त जो है वो जो अक्सर ईद के दिन घरों में बनाया जाता है, मेरा ख्याल है कि वो शायद इतना उसमें ऑयल होता है और ऑयली भी होता है और नमकीन होता है, तो बीपी भी डेफिनेटली उससे बढ़ता है। तो ये इसका जो इस्तेमाल है ये फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। सही। और एक साइड पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो दूसरी साइड से ये जो नमकीन होते हैं चूँकि सारे, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ये दोनों चीज़ें फिर आपकी किडनीज के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सही। खास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स के वाले से बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो आपसे मैं पूछने लगी हूँ कि ज़ियाबीतस के मरीज़ ईद के दिन खुराक में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? वैसे भी ओवरऑल अगर हम देखें तो वो खुराक में किन किन चीज़ों को ले सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे वो एहतियात करें? ज़ियाबीतस के मरीज़ ईद वाले दिन हर एक चीज़ सिवाय जो उनको बहुत ज़्यादा जिनकी परहेज़ बताई जाती, फ्रैग मीठे जो हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ों को इत्तेदाल के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मीट का इस्तेमाल करना है,
मटन का इस्तेमाल करना है या बीफ का इस्तेमाल करना है, तो आप उसको सब्जी के साथ मिक्स कर लें और एक वक्त में 2 बोटियां खा लें। जैसे आप फूड शेडिंग का आपने कंसेप्ट दिया हुआ है, जी तो जी, बजाय इसके कि वो एक ही दफ़ा बैठ जाए और कहें कि मैंने तो जितना गोश्त है उसमें से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक्स्ट्रा मीट इस्तेमाल करना है, तो वो फिर उनकी किडनीज के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देगा। तो अगर वो इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करते हैं गोश्त का, क्योंकि ईद कुर्बान की है तो गोश्त की बात होगी, सोइयों वाली ईद तो है नहीं, जी तो जी, इसलिए ये कि अगर उसमें वो इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कोई मज़ाक़ा नहीं। सही, मतलब अच्छा, ये मैंने भी कि एक डॉक्टर इत्तेदाल साहब से के सवाल साथ। पूछना जी है। डॉक्टर साहब, ये इंसुलिन जो है ये हम किसी बकरे को लगा के उसे ज़िबा कर सकते हैं? इंसुलिन अगर बकरे को शुगर हो तो फिर तो हमें शुगर नहीं, हमें शुगर ना हो। पहले जो है बकरे को इंसुलिन लगाई जाए ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए और जब वो बेहोश हो जाए तो उसे ज़िबा कर दिया जाए। नहीं, मतलब उसका असर हम पे ना भी ठीक नहीं है। ओह, अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। नहीं तो वो मेरा आपके ज़िबा करने से पहले खुद ही उसकी जान चली जाएगी। वैसे भी जो इंसुलिन है वो ह्यूमन इंसुलिन है ना, तो ह्यूमन के लिए बनाई गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद वो, क्योंकि गोश्त खाने से भी तो हम पे असर आ जाना था ना इंसुलिन का, मैं इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, कि इंसुलिन लगा जो इंसुलिन लगा गोश्त है। के जरूर हमने जो लेनी है बकरे को ही दे दें। नहीं, कहीं आपने ये तो नहीं सोचा कि अच्छा बकरे को तो इंसुलिन लगाई, वही गोश्त मैं खाऊंगा तो मुझे इंसुलिन लगाने की क्या जरूरत है? वही तो मैं सोच रहा था, मैं कहता ये हो जाएगा। इस तरह इंसुलिन ले सकते होते तो फिर तो इंसुलिन गोलियों की शक्ल में मौजूद होती। जैसे आप गोश्त के अंदर से इंसुलिन लेना चाह रहे हैं, वैसे तो फिर इंसुलिन पी लेते हैं तो वो भी जज़ब हो जाती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वैसे इस पर रिसर्च हो रही है कि इंसुलिन के कैप्सूल बनाए जा रहे हैं। एक कंपनी है जो आजकल इस पर रिसर्च कर रही है और ऐसे कैप्सूल जल्द मार्केट में आने वाले हैं जो हमारे मैदे में इंसुलिन वो डाइजेस्ट नहीं होगी और बॉडी में ब्लड तक पहुंच जाएगी। होता ही है इंसुलिन चूँकि प्रोटीन होती है तो हमारे मैदे में उसकी डाइजेशन हो जाती है और इसके नतीजे में वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए हम इंसुलिन को पी नहीं सकते, एज ए सीरम यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, चचा मियाँ की ज़िंदगी में ही आएगा कि जब ये इंसुलिन के कैप्सूल मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर ये दोबारा चचा मियाँ ऐसे सवाल नहीं करेंगे। और अच्छा, उसमें क्या होगा कि अगर जब इंसुलिन के कैप्सूल आ जाएंगे तो क्या हमें इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट उसमें कुछ हमें नहीं करना? जरूरत रहेगी ना, वही डोजेज जो हम इंजेक्शन की फॉर्म में लेते हैं वही डोजेज हम कैप्सूल की फॉर्म में लेंगे और उसका असर भी उतना ही होगा, असर भी उसी तरह होगा और उतनी ही जल्दी होगा जितना कि इंसुलिन हम उसमें ले रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आपने एक इंफॉर्मेशन दी है। और जल्दी से ऐसा वक्त आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सुई के डर से भी घबराते हैं। और तो डॉक्टर साहब ये अगले हफ्ते तक आ जाएंगे कैप्सूल? तो सारी ईदों के बाद इंशाल्लाह आ जाएंगे। अच्छा, अब ईद वाले दिन खुशखबरी सुना सकता हूँ। हाँ चले ठीक है, अभी इसी पे ही गुजारा करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे कि ईद के मौके पे, ईद के दिन ओवर ईटिंग हो जाती है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अच्छा दिन में खाना बना है और बड़ा स्पेशल खाना बना है तो ओवर ईटिंग भी तो कर जाते हैं। तो ओवर ईटिंग हो जाती है, फिर उसके साथ वाक भी उसी हिसाब से ज़्यादा करनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो फिर आप उसको डाइजेस्ट करने का इंतज़ाम भी मरीज़ को खुद समझे। अगर मरीज़ ये समझदार मरीज़ ये है, वो इस चीज़ का प्लानिंग कर लेते हैं कि हमने इतना ज़्यादा खाना है और इतनी ज़्यादा वाक करनी है। और कुछ जो जैसे बच्चे हैं तो उनको तो काउंटिंग हम सिखा देते हैं, तो इंसुलिन लगाते हैं तो उसकी डोज को एडजस्ट कर लेते हैं। या कुछ लोगों को हमने एक डेफिनेट प्रोग्राम से गुजारा होता है जिसको हम कहते हैं डोज एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल ईटिंग। तो अगर वो ईद वाले दिन कुछ ज़्यादा खाना चाहते हैं तो उनको फिर पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि अपनी डोज इंसुलिन की एडजस्ट कर लें और उसके हिसाब से खाना ज़्यादा खा लें। लेकिन इसके साथ डेफिनेटली वाक ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मतलब ये कि अगर जैसे ईद है तो आप तकरीबन ईद से कुछ दिन पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपनी इंसुलिन की एडजस्टमेंट करवा लें। इंसुलिन एडजस्टमेंट करा लें, इंसुलिन की एडजस्टमेंट के बारे में सीख लें और उस हिसाब से फिर खाएं और उसी हिसाब से वाक करें। सही। क्या हाइपर भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया? हाइपरग्लाइसीमिया तो हो सकता है, ईद वाले दिन ओवर ईटिंग होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया तो होएगा।
सही। हाइपोग्लाइसीमिया होने के रिस्क काफ़ी कम है ईद वाले दिन। सही, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक और क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि जैसे कुर्बानी का गोश्त होता है, ठीक है, वैसे तो 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया जाता है। अच्छा, अब कुछ हिस्सा जो है जैसे 2 हिस्से हो गए या 1 हिस्सा हो गया, उसे अपने फ्रीज़र में भी जो है वो स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं कि अच्छा फिर बाद में हम खाते रहेंगे इसे। तो क्या वो इस तरह से गोश्त का महफूज कर लेना फ्रिज में, फ्रीज़र में, क्या ये ठीक है या गलत है? क्या इससे कोई डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर कोई इससे कोई नुकसान हो सकता है उन्हें, या उनकी डायबिटीज़ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट आ सकता है या नहीं? ये जो हम इसको गोश्त को स्टोर कर लेते हैं, ये डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक्स हो, इस स्टोर्ड गोश्त के अंदर जब इसको दोबारा यूज़ किया जाता है तो बैक्टीरिया पैदा हो चुके होते हैं। अच्छा। इससे दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है जिस्म में। खास तौर पे जो ये टाइफाइड की या इंटेस्टाइन की इन्फेक्शंस हैं, ये कॉमन हो जाती है। तो बेहतर तो ये होता है कि इस किस्म का काम ना किया जाए। अगर स्टोरेज भी करनी है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए की जाए। हमारे यहाँ लोगों में है कि लंबे अरसे के लिए स्टोर करते हैं, तो लंबा अरसा उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, उससे पेट की बीमारियाँ और इन्फेक्शन हो सकती हैं। और इसी तरह से जो आप डायबिटीज़ की बात कर रही हैं तो उनके अंदर ये जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज वाला जो वो इसको दोबारा यूज़ करते हैं, उस इट इज़ रिच इन कोलेस्ट्रॉल और उसमें यूरिक एसिड का कंटेंट भी ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली वो हाइपरयूरेसीमिया और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। सही, सही। तो ये मिस इकरा जो आपने स्टोरेज करने की बात की है, ये डॉक्टर साहब मैं भी बहुत करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ना ये मेहमानों के लिए करता हूँ, अपने लिए नहीं करता। आपकी तो गाय ही नहीं ना रही तो ओ बस हो फिर याद करा दिया। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। मुझे लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हुई है। बाहर आपको कुछ महसूस हुआ है? आवाज़ तो आई है मुझे। आवाज़ आई है? और वो भी गाय की आवाज़ आई है मुझे। वो देखे दूर कोई वो नजर आ रही है। देखिए, ओए रोको, ओए रोको इसे, ओए रोको। क्या वो मेरी गाय है? वो मेरी गाय है, रोको। ओए यार इसे रोको, इसे पकड़ो। तो मिस इकरा, मुझे मेरी गाय नजर आ गई है, मैं लगाता हूँ दौड़। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, और नाजरीन और बच्चों सब आपको मेरी तरफ से भी दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। ओए रोको, और जाए ना कहीं, पकड़ो पकड़ो इसे। माइक उतार लीजिए चचा मियां, माइक उतार लीजिए। ओ रोको रोको रोको, ओ टक्कर ओ ठहरो, इसे पीछे। ओ मैं गया, जी चचा मियां ध्यान से जरा जाइए, ध्यान से। लगता है डॉक्टर साहब चचा मियां फिर से कोई चोटें वगैरह लगवा के आएंगे अगले प्रोग्राम में। जिस तरह से वो गए हैं तेजी में, माइक भी इधर ही जो है अपने साथ ही लेकर जा रहे थे, तो वो तो चले गए। जी डॉक्टर साहब, अब आपसे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सब मैसेज देना चाह रहा था नाज़रीन को जी कि इत्तेदाल का दामन हाथ से न छोड़े। बेशक अपनी उस जो ईद के हिसाब से खुशियों को, अपनी खुशियों को एंजॉय करें, आप एंजॉय करें, लेकिन अपनी डाइट का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें और किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा बदतमीजी ना करें। सही। और बल्कि मैं भी अपनी ऑडियंस को एक मैसेज दूं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमें जो है वो कोई भी अगर नाराज़गी है हमारे रिश्तेदारों को लेके या कुछ भी, तो इस ईद के मौके पे हमें वो तमाम नाराज़गियों को दूर करना होगा और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से आप लोग जो है वो गुजारें और साथ ही साथ इस ईद को एंजॉय भी करें, और लेकिन एहतदाल के साथ चलें जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा। और जो है वो आप लोग अपनी इस ईद को भी जो है वो ज़ियाबीतस के साथ बड़े एक अच्छे अंदाज से गुजार सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो ईद का दिन जो है वो गुजार भी रहे होंगे सुबह से लेके अब तक। लेकिन ये है कि बदपरहेज़ी ना कीजिए। और इसी के साथ जो है वो आपको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से ईद मुबारक, और हम इजाज़त चाहेंगे अब, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।